जिस विषय पे आज हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो पंजाब चुनाव और जाति का सवाल है। मैं इसको दो तरीके से देखूंगा और उस पे फिर फर्दर इस लेक्चर में या इस पाठशाला में बातचीत होगी। पहला जो है वो चुनाव का है, वो पंजाब का चुनाव हो या पूरे भारत का चुनाव हो, लोकसभा के हों या विधानसभा के हों। और दूसरा है जाति का सवाल, जाति के जो प्रश्न हैं, जाति का जो मुद्दा है। चुनाव को अगर हम ब्रॉडली देखें, थोड़ा इसको बाकी चीज़ों के साथ जोड़ के देखें, तो हम इसको राजनीति या सियासत भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव उसका एक हिस्सा है। चुनाव के ज़रिए हम सरकारें चुनते हैं जिनका काम होता है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करें। जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो पुअर है और जो बहुत किस्म से प्रताड़ित है, जब लोग हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम उस तरीके से लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो सियासत पे मैं बाद में आऊँगा, या चुनाव की जो सियासत है या चुनाव जो सियासत के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि चुनाव को लेके बहुत सी बातें होती हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, इसको लेके एक बड़ी बहस है। अच्छा करती हैं, बुरा करती हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव आए, पंजाब में आम आदमी पार्टी का अल्टरनेटिव आया। आम आदमी पार्टी अब पूरे हिंदुस्तान में एक अल्टरनेटिव के तौर पे अपने आप को देख रही है और अपील कर रही है अलग अलग राज्यों में जाके कि हमें सत्ता दीजिए, हमें मौका दीजिए सेवा का। तो राजनीति और सियासत पे बहुत बार बात होती है। मुझे लगता है जिस पे बात कम होती है या बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, वो जाति का सवाल है। उसका सबसे फंडामेंटल सवाल या मतभेद इस बात से भी है कि जाति है भी या नहीं। और ये सवाल उस सेंस में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हर राजनीतिक पार्टी ये बात अब करने लगी है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जाति और धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करने लगे हैं। और बड़ा जो मैंडेट जो उनको मिलता है, या मान लीजिए 117 सीट पंजाब की हैं और 92 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी जीती है, तो वो इससे एक सरल सा कंक्लूजन, या जिसको हम सिट्टा बोलते हैं पंजाबी में, या कंक्लूजन कहते हैं, वो ये निकालते हैं कि देखिए हम तो जाति की राजनीति से ऊपर उठ गए हैं। तो हमारी राजनीतिक पार्टियां ही जाति से इनकार करने लगी हैं, या ये कहने लगी हैं कि हमारा समाज जाति से ऊपर उठ गया है। तो मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ा इस पे बात करूंगा, क्योंकि सियासत और जाति का एक गहरा रिश्ता है। समाज में जो भी चलता है, अच्छा हो बुरा हो, सियासत पे उसका असर पड़ता है और सियासत उस पर असर डालती है। अगर हमारे समाज में जाति है तो उसका सियासत के साथ एक रिश्ता है, लेकिन है या नहीं है ये सवाल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि पहले इससे थोड़ी बात हो। और उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए यार, अगर आप पुराना समय देखें और पुराने आप रेडियो सेट को देखें, तो बहुत सारे चैनल जो रेडियो पे आते थे, उसको सुनने के लिए आपको रेडियो की वो जो फाइन ट्यून उसको करना पड़ता था। 100 पे होगा या 99 पे होगा या 1998 पे होगा, कहाँ पे होगा वो। इसका मतलब है कि आपको वो फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ता था। मुझे लगता है कि समाज की किसी भी प्रॉब्लम को या कुरीति को या उसमें जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, वो आपको समझ तब आएंगी या रियलाइज़ तब होंगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी उसको समझने के लिए तैयार होगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उसको समझने के लिए तैयार नहीं है तो आप वो चैनल नहीं कैच कर पाएंगे। मुझे लगता है जाति का सवाल भी उसी से जुड़ता है, और पितृसत्ता का सवाल भी उसी से जुड़ता है, क्योंकि पितृसत्ता के मामले में भी यही कहा जाता है कि अब तो औरतें बहुत आज़ाद हो गई हैं, देखिए वहाँ भी जाती हैं, वो भी काम करती हैं, ये भी करती हैं। तो तो वो जो स्त्रियों और औरतों के खिलाफ तो अब समाज नहीं रहा, तो अब तो आज़ाद हो गया है मामला। और वही सवाल जाति के सेंस में आता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप क्या ये मान के बैठे हैं कि जो जाति का हिंदुस्तान में या इस समाज में जो सवाल है वो अब नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी आप अपनी सेट करें, वो तभी समझ आएगा। अगर मतलब अदरवाइज़
आपके सामने कोई और भी आके बैठ जाए, अगर आपने वो फ्रीक्वेंसी अपनी ठीक नहीं की तो आपके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है वो आपको दिखता नहीं है। तो सबसे पहले तो यही मेरा आपसे आग्रह होगा या रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा फ्रीक्वेंसी को ठीक करें, अपने आप को सेंसिटाइज करने की कोशिश करें। मैं ये बात कह क्यों रहा हूँ? मेरे कहने का मकसद एक ये है कि देखिए, समाज में जो भी कुरीति होती है उसका किसी को फ़ायदा होता है और बहुत सारों को नुकसान होता है। जिनको नुकसान होता है वो कहते हैं कि नहीं ये है, क्योंकि हमने ये नुकसान झेला है। जिनको फ़ायदा होता है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। हम जहाँ भी पहुँचे हैं, जो हमारे पास आया है वो हमारी मेहनत का है, हमारे पुरखों ने कमाया है। तो इस सेंस में फिर संवाद नहीं हो सकता। जिन पे बीती है वो अपनी बात सुनाएंगे और जिनका उसको फ़ायदा हुआ है वो अपनी बात सुनाएंगे, और उनके पास कहने के लिए ढेरों एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जिसके ज़रिए वो ये कहने की कोशिश करें कि नहीं, आप जो बात कह रहे हो वो तो होती नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हम तो ऐसा नहीं करते थे। देखिए इतने एमएलए हैं जो उस जाति से हैं, उनके पास इतना धन है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो हमें थोड़ा संवेदनशील होके इस बात को समझना होगा कि जाति के उस सवाल को हम कैसे समझें, या जो हमारे निजी हित हैं, अगर निजी हित भी मैं ना कहूँ, जो लालच है हमारा, उस लालच को छोड़ के अगर हम समाज की किसी भी कुरीति की बात करेंगे वो बात हमें तभी समझ आएगी, अदरवाइज हमें समझ आना मुश्किल है। क्योंकि जाति का जिसको फ़ायदा हुआ वो इस बात को मानेगा नहीं कि ये हमारा एक बड़ा जो समाज की कुरीति है वो आज भी कायम है और आज भी चल रही है। उसका रूप अलग हो सकता है, उसकी फॉर्म अलग हो सकती है। तो इसलिए वो फ्रीक्वेंसी सेट करने का जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि लालच जो हमारा है, लालच रिसोर्स का हो सकता है, हम उसको पॉलिटिकल साइंस में पावर कहते हैं। आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है संसाधनों को काबू करने की, अपने हुक्म को कहने की, हुक्म मनवाने की, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे कि आपके पास वो शक्ति है जो दूसरों के पास नहीं है, आप अपनी बात मनवा सकते हो जो दूसरे नहीं मनवा सकते। जैसे अगर हम पंचायत की बात करें तो औरतें चाहे सरपंच बन गई हों, दलित चाहे सरपंच बन गए हों, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो सरपंच हैं, कानूनी तौर पे इलेक्शन के बाद वो आए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गांव में उनकी चले, उनको कोई सुनता भी हो। और अमूमन हमने ये देखा है कि स्टंप जो मतलब साइन सरपंच कर देगा, लेकिन स्टैंप किसके पास होगी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही अगर गांव में औरत सरपंच है, साइन हो सकता है उसके हो जाएं, लेकिन स्टंप किसके पास होगी, क्योंकि स्टैंप अथॉरिटी है। तो मुझे लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से अगर हम अपने लालच को एक बार दोबारा सोचें, पावर की सेंस में, रिसोर्स के कब्जे की सेंस में, तो हमें समाज की हर कुरीति हमारे आसपास गुजरती हुई हमें दिखेगी, हमें समझ आएगी। अदरवाइज़ अगर हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, हमें पावर को उसको एंजॉय करना है, ये हमारा राइट भी है, तो फिर हमें नहीं समझ आएगा। और इसमें बहुत सारा सेक्शन जो पावरफुल है या जो किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवाने की ताकत रखता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मतलब ताकत मनवाने की तो ये भी हो सकती है कि पानी कौन लेके आएगा, या चाय कौन बनाएगा, या खाना कौन बनाएगा, या पढ़ने का राइट किसको है, या खेत में काम करने का राइट किसको है, या जो डेली वेजेस हैं वो कौन तय करेगा, कौन नहीं तय करेगा। तो पावर का मतलब प्रधानमंत्री हो जाना या चीफ मिनिस्टर हो जाना नहीं होता। पावर का मतलब है कि आप जो फैसला लेते हो उस फैसले को लागू करवाने की ताकत रखते हो या नहीं रखते हो। और वो समाज का वो एक बड़ा तबका क्या वो ताकत रखता है या नहीं रखता है। अगर वो रखता है और दूसरों को दबा पा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा समाज जो है वो ना बराबर है, और ना बराबरी का मतलब है ताकत किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम है। अगर हम जाति के हिसाब से देखें तो जाति क्या उस तरीके से काम करती है कि किसी के पास ताकत ज़्यादा है, किसी के पास ताकत कम है, किसी के पास संसाधन ज़्यादा हैं, किसी के पास संसाधन कम है, किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, किसी के पास बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे टीवी चैनल्स के वो मालिक हैं, और क्या किसी के पास घर में खाने के लिए रोटी और तमाम सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यार जाति का सवाल हमें
जब तक हम अपना जो निज है, अपनी जो लालच है, उससे बाहर नहीं निकल के देख पाएंगे, हमें ये समझ नहीं आएगा कि जाति एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। क्योंकि जब हमारा समाज शुरू हुआ तो मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि जाति का जो सवाल है ये आज का सवाल नहीं है, ये 2000 साल 3000 साल पुराना सवाल है। इसका मतलब है इसको बनने में 2000 साल लगे, और 2000 साल लगने का मतलब ये है कि ये पहले किसी आइडिया के फॉर्म में आया होगा, फिर वो ग्राउंड पे उतरा होगा, फिर उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो राजनीति है, जो राजा हैं, जो स्टेट है, उसने भी एक रोल प्ले किया होगा इसकी फॉर्मेशन में, इसके बनने में। जो संसाधन है वो किसी के कब्जे में आए होंगे। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है इतिहास में एक बार दोबारा खंगालने की हमें ज़रूरत है। अब तो खैर सवाल ये हो गया है कि अगर आप नई सत्ता को देखें तो एनसीईआरटी की किताबों पे खूब वो बातचीत होने लगी है, और अखबार ये लिखने लगे हैं कि भारत का इतिहास जो है वो फिर से लिखा जा रहा है, और उसमें जाति का जो सवाल है वो अब उस तरीके से नहीं डिस्कस किया जाएगा, या उस पर उस तरीके से बात नहीं की जाएगी। क्योंकि अभी आज की खबर है तो उसमें एक लाइन है, वो लाइन ये है कि जो लाइन उन्होंने डिलीट किया है उसमें वो लाइन हटा दी है कि औरतों को और दलितों को वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अब वो लाइन नहीं होगी। आप जब एनसीईआरटी की किताबें आने वाले वक्त में पढ़ेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगी, वो लाइन उसमें नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि उसको डिलीट करने का, उसको हटाने का कोई कारण तो होगा। क्या उसको आज भी समझा जा सकता है कि मतलब अगर ये जाति का सवाल हमारा ख़त्म हो गया होता, या औरतों का सवाल, या उनकी जो मतलब उनका जो शोषण है, अगर उसका सवाल ख़त्म हो गया होता, तो इस लाइन को डिलीट करने की हमें ज़रूरत पड़ती। मुझे लगता है इस लाइन को डिलीट करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि क्योंकि हमारा समाज आज भी किसी न किसी रूप से जाति को मानता है, उसकी व्यवस्था को मानता है, और उसकी व्यवस्था को ठीक मानता है, और उसने जो नुकसान किया उस नुकसान की हिस्ट्री को वो मिटा देना चाहता है। वो उस तरीके से पेश करना चाहता है कि जैसे ये हर समाज में कुछ ना कुछ डिविजन्स होती हैं, कुछ ना कुछ ना बराबरी होती है। हमारे यहाँ एक कास्ट नाम की ना बराबरी थी, बस इतना सही है, उसने को बहुत ज़्यादा नुकसान किया नहीं, ये तो काम की डिवीज़न थी, काम के हिसाब से बंटवारा हुआ, किसी के कोई काम हिस्से आया, किसी के कोई काम की हिस्से आया, उससे ज़्यादा ये है नहीं। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री के साथ उस तरीके का जो छेड़छाड़ है वो भी एक संकेत हमें देता है कि हमें जिस समाज में हम रहते हैं उसमें ये दोनों प्रश्न, औरतों का प्रश्न भी और जाति का प्रश्न भी, वो एक बड़ा प्रश्न आज भी उस तरीके से है। और उसको मजबूत करने के लिए फिर हमने धर्म को भी शायद गढ़ा हो, शायद हमने जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के ज़रिए भी समाज में इस बात को उतारने की कोशिश की हो, और सत्ता ने इसमें बड़ा अहम मुझे लगता है कि रोल प्ले किया। सत्ता की जब हम बात करते हैं तो तभी मतलब आज तो हम लोकतंत्र की बात करते हैं और चुनाव की बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो राजे महाराजाओं का अगर समय है तो उससे पहले जो ट्राइबल किंग हैं उनका अगर समय है, तो सत्ता उस दौर में या राजनीति या सियासत उस दौर में किसके पक्ष में रही, और ये सबका जब विरोध हो रहा होगा, क्योंकि समाज इतनी जल्दी ना तो बांटने के लिए अपने आप को तैयार होता है और ना ही शोषण के लिए तैयार होता है। तो जिस समाज का शोषण होना शुरू हुआ होगा उसको दबाने के लिए फिर आपको एक सत्ता चाहिए, एक ताकत चाहिए, एक पावर चाहिए। तो वो पावर और वो सत्ता, वो राजनीति, वो सियासत ने वो भी एक काम किया होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जाति के उस सवाल को अगर हम अपने निजी हितों या अपने लालच के ऊपर से निकाल के अगर देखें तो वो बात थोड़ी समझ आ सकती है, और उसमें फिर मैं आपके सामने बैठा हूँ या नहीं हूँ ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा खंगाल लें तो आप ढूंढ लेंगे, तो आपको ये बात की समझ आ जाएगी कि यार ये समाज अगर ना बराबर है, ये समाज अगर ऊंच नीच पे खड़ा है,
ये समाज अगर किसी के पास बहुत सारे संसाधन हैं, किसी के पास बहुत कम संसाधन हैं, तो उसका एक कारण ये रहा कि हमने समाज को जाति के आधार पे बांटा। अगर औरतों के पास आज भी ना ज़मीन का अधिकार है और ना ही उनके पास प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये है कि किसी समय हमने जेंडर के हिसाब से समाज को बांटा होगा और ऊंच नीच के हिसाब से हमने समाज बनाया होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जाति को समझने के लिए हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस स्टैंड पॉइंट से, हम किस लालच से देख रहे हैं समाज को। और जब हम सत्ता की बात करें तो सत्ता का उसके साथ रिश्ता हम क्या देख पाएंगे, क्योंकि जब हमारा संविधान जब बना, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो जाति का मसला है ये तो ब्रिटिश लेके आए, तो मुझे लगता है कि जब यहाँ ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, 200 साल पुरानी हैं, 300 साल पुरानी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान लिखा जा रहा है, उनका ये मानना कि जो छुआछूत है वो अपराध के तौर पे माना जाना चाहिए, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हमें इंडिकेटर या एक इम्पॉर्टेंट हमें क्लू देता है कि यार जिस समाज में हम 50 साल या 70 साल पहले रहते थे वो समाज में जाति थी, और उस समाज में जाति के हिसाब से हम छुआछूत भी करते थे, शोषण भी करते थे लोगों का। और उसी हिसाब से ये जो औरतों का सवाल है वो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर जाति सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई, तो औरतों की आज़ादी पे कंट्रोल करके वो जाति जो है सुदृढ़ होती है और वो मजबूत होती है। क्योंकि जब शादी का सवाल आता है, क्योंकि जाति अगर मतलब अगर आप हमारे समाज को देख लें तो कहीं अगर जाति का सवाल है या नहीं है, तो उसका एक थोड़ा अगर टेस्ट किया जाए तो सिर्फ आप ये देख लीजिए कि शादी किस जाति की किस जाति में होती है, वो बहुत सहजे आपको समझ आ जाएगा। आप किसी के साथ खाना खा रहे हो, किसी के साथ उठते बैठते हो, जाते हो आते हो, लेकिन जब शादी का सवाल आएगा तो और अरेंज मैरिजेस का सवाल आएगा, अब तो खैर लव मैरिजेस का भी यही हाल है, लेकिन अरेंज मैरिजेस का जब सवाल आएगा तो फिर आपको जाति अपनी जाति में ही वो आप देखेंगे। और उसके ऊपर से हमारा जो प्रश्न है कि लड़का अगर किसी और जात की लड़की से शादी करवा ले तो वो हमें थोड़ा फिर भी बर्दाश्त होता है। अगर लड़की किसी और जात के लड़के से शादी करवा ले, खास करके जिनको हम सो कॉल्ड उच्च जाति मानते हैं, तो फिर वो ऑनर का या वो स्वाभिमान का सवाल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जाति और औरतों का जो सवाल है, औरतों को जो शोषण का सवाल है, वो बहुत जुड़ता है एक दूसरे के साथ, और ये लड़ाई दोनों की साथ की है। और ये दोनों क्यों, मतलब हमने ऐसा समाज बना क्यों दिया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसको इस तरीके से बांटने की, जिसमें हम समाज को बांटते हैं ऊंच नीच के हिसाब से। जैसे अम्बेडकर कहते हैं कि कास्ट इज़ लाइक, मतलब भारत एक बड़ा बिल्डिंग के जैसा है जिसमें अलग अलग जो फ्लोर हैं और एक ही दूसरे के सीढ़ी नहीं है, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, वो नीचे नहीं आ सकता, और आप उसको ऊंच नीच के हिसाब से देखते हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतनी आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, उतने रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो सकते हैं, जितना आप नीचे आते जाओगे उतनी आपकी डिसरिस्पेक्ट है या अपमान है, और जो पॉवर्टी का मसला है, रिसोर्सलेसनेस का मसला है, वो उसके साथ जुड़ता है। तो ऐसा समाज हमने फिर बनाया ही क्यों? अगर ये सिर्फ सवाल सामाजिक होता तो, अगर ये सिर्फ सवाल मानसिक होता तो, मुझे लगता है कि अगर इसको समझना है तो फिर हमें संसाधनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कमाई के या जो पैदावार के संसाधन हैं वो किसके हाथ में होंगे, उसका कब्जा किसके पास होगा, साधन संसाधन धन किन के हाथों में जाएगा। वो अगर ये ना होता कि ये कुछ चंद लोगों के हाथ में आ जाए, तब हमें जाति की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि हमने जाति को गढ़ा ही इसलिए कि हमें उन संसाधनों पे कब्जा करना है और उस कब्जे को हमें जस्टिफाई करना है। तो उसकी जस्टिफिकेशन हमें फिर कास्ट से आती है, और फिर कास्ट के बाद उस जिनको हम निम्न जातियां कहते हैं उनके साथ घृणा के रूप में आती है। बहुत सारे मतलब हमारा समाज एक समय उसको धर्म के हिसाब से
जस्टिफाई करता रहा, ग्रंथों के हिसाब से जस्टिफाई करता रहा, चाहे वो मनुस्मृति का मसला हो या बाकी के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका मसला हो, या अगर हम उसके बाद की बात करें, चाहे सिखिज़म की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें या इस्लाम की बात करें, उनके आपको धर्म ग्रंथों में ये नहीं मिलता। जैसे सिखिज़म में तो जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें आपको ये नहीं मिलता जाति का सवाल और जाति का जो भेदभाव है, लेकिन सिखों में भी है। तो आप उसको फिर कैसे समझेंगे? क्या उसका उपज धर्म है? क्या उसका उपज सिर्फ एक जो समाज का वर्ग है वो ही है, या फिर कारण उसका कोई और है? मुझे लगता है कि इसको हमको इन 3-4 चीज़ों को मिला के समझना होगा कि हम जाति को लेके आए या जिन्होंने भी इसको गढ़ा वो लेके आए, ये धीरे धीरे हमारे समाज में फैलता गया और आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं है आज भी, लेकिन किसी और फॉर्म में है। हमें दिखेगा तभी जब हम इस पे थोड़ा और विचार करना शुरू करेंगे। जब कास्ट बन रही है तभी औरतों का मसला भी उठ रहा है और तभी जो संसाधनों का जो कब्जा है वो एक पर्टिकुलर या एक या दो जो जातियां हैं और जो वर्ग है उसके साथ में सिकुड़ता जा रहा है। जो समाज उससे बाद भी बना, जैसे पंजाब का समाज उससे बाद बना, उसमें भी आपको जाति दिखती है, धर्म में आपको जाति नहीं दिखती। अगर आपको पंजाब को समझना हो और पंजाब में जाति का सवाल समझना हो, अगर आप गाँव को थोड़ा देखें तो गाँव में जिसके पास ज़मीन है वही एक उस अपर कास्ट या डोमिनेंट कास्ट या जिसको हम जाट सिख बोलते हैं उसके तौर पे वो उभरा। उसके पास संसाधनों का कब्जा भी आया, उसके पास पावर भी आई, उसके पास गांव में एक फ़ैसला लेना और फैसले को लागू करने की ताकत भी आई। उसका धर्म उसको वो परमिशन या इजाज़त वो नहीं देता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको कास्ट को समझना है तो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट के खिलाफ या राजनीति करते हुए, जाति की मुखालफत करते हुए हमें वो सवाल को नहीं छोड़ना चाहिए जो सवाल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस का या संसाधनों की जो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बांट का जो सवाल है। क्या राजनीति उसको डील कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये दूसरा सवाल है। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो रिसोर्स हो गया, एक वुमन का क्वेश्चन हो गया, एक कास्ट का क्वेश्चन हो गया। ये हमारा 3-4 साथ चलने वाला जो है वो सवाल है। अगर आप फिर से पंजाब की बात करें या किसी और स्टेट की भी बात कर लें तो जो ज़्यादातर जो आपको दलित सेक्शन जो मिलेगा वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सलेस सेक्शन है, जिसको हम लैंडलेस भी कह सकते हैं। जैसे पंजाब की जो 33% लगभग पॉपुलेशन है दलितों की, अगर आप उसकी लैंड होल्डिंग या जो खेती योग्य ज़मीन है वो 3.5% खेती योग्य ज़मीन की उस पे मालकी है। तो अब उसको अगर आप जाति के हिसाब से देखें तो फिर वो ज़्यादातर लेबर क्लास है, जो अपने हाथ से काम करने वाला जो वर्ग है वो है, और वो वर्ग के हिसाब से भी पुअर है और वो जाति के हिसाब से भी निम्न है। अगर आप जो लैंड होल्डिंग की अगर बात करें तो अगर आप जट सिखों को देखेंगे या अपर कास्ट या डोमिनेंट कास्ट को देखेंगे तो उनके पास लैंड होल्डिंग का एक बड़ा जखीरा है। और मतलब कहने के तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पुरखों की मेहनत का नतीजा है। तो मुझे लगता है कि इस पे भी दोबारा विचार होना चाहिए कि अगर एक गांव में किसी के पास 60 एकड़ है और किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है तो वो किस तरीके से आया होगा, किस सिस्टम का पार्ट होके आया होगा, किस मेहनत के हिसाब से आया होगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा भी नहीं है कोई एक पीढ़ी के पास कभी आया हो। अगर आप एग्रीकल्चर लेबर की पीढ़ियां उठा के देख लेंगे तो आपको कहीं पे भी लैंड की ओनरशिप आपको दिखाई नहीं देगी। तो जो पीढ़ियों का जो पाड़ा है रिसोर्स का, इसका जाति के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है। और जाति को मजबूत करने के मसले में सियासत का, स्टेट का, पावर का एक गहरा रिश्ता है। मतलब मुझे लगता है कि जब हम धर्म की, या अगर आप एशियंट इंडिया में चले जाएं तो राजाओं को ये कहा जाता था कि राजाओं का जो काम है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाना उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है।
तो सामाजिक व्यवस्था हम फिर किसको कहें? अगर वर्ण को, जाति को सामाजिक व्यवस्था कहेंगे तो फिर राजाओं का ये बड़ा काम था कि वो उस तरीके की सामाजिक व्यवस्था जो जाति पे आधारित है उसको वो कायम रखें। तो ये उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट धर्म भी रहा। तो जब राजा महाराजाओं का समय है तो उस तरीके से सामाजिक व्यवस्था को बनाने का मसला है। लेकिन अगर हम 1947 के बाद जब संविधान बनता है तो संविधान बनने के बाद की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी खामियां हो सकती हैं। उसमें बहुत सारा, अगर कोई और उस समय सत्ता में होता तो किसी और तरीके से संविधान बनता, क्योंकि संविधान बनने की भी एक राजनीतिक प्रक्रिया है। जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रही, संविधानिक सभा रही, और जिस तरीके के लोग और सोच के लोग वहाँ बैठे रहे, उन्होंने उस तरीके का संविधान बनाया। कोई और सोच के लोग होते तो वो कोई और तरीके का संविधान बनाते। लेकिन हम उस बात को अभी नहीं इसमें बात करेंगे कि उसका पॉलिटिक्स क्या रहा, संविधान सभा कैसे बनी और कैसे नहीं बनी। लेकिन उन्होंने 2-3 चीज़ें तो रिकॉग्नाइज़ की, माना और उसको सुधारने की कोशिश में या उसको लिखित में लेके आए। उसमें से 2-3 चीज़ें ये थी कि यार हम सब अब जब ये संविधान लागू होगा और हम गणतंत्र बनेंगे तो इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक होगा। जब हम नागरिक कहते हैं उसके कुछ राइट्स होते हैं। फिर मतलब नागरिक होने का मतलब ही कुछ हकूक़ होना है। वो नागरिक हकूक़ हों, वो आपके सिविल राइट्स हों, वो आपके जमहूरी हकूक़ हों, डेमोक्रेटिक राइट्स हों, वो चाहे आपको एक ह्यूमन के तौर पे रिकॉग्नाइज करने वाले राइट्स हों। जब आप सिटीजन किसी को कहते हैं, सिटीजन होने का मतलब ही हकूक़ होना होता है, राइट्स होना होता है। तो वो एक लेवल पे संविधान हमें ये कहता है कि आप चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन आप एक लेवल पे सिटीजन हैं, नागरिक हैं, और नागरिक होने के ये आपके पास कुछ अधिकार हैं, कुछ हकूक़ हैं। और इन हकूक़ों को, इन अधिकारों को अगर लागू करना है तो फिर हमें कोई एक सिस्टम चाहिए, एक ढांचा चाहिए, जिसको हम सरकार के तौर पे कह सकते हैं। तो फिर उसको चुना कैसे जाए, वो होगी कैसे, वो बनेगी कैसे? तो ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही सबसे बेहतर सरकार हो सकती है, और वही लोगों का ध्यान रख पाएगी, वही लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं और जो कुरीतियां हैं समाज की, उसको दूर कर पाएगी। और तो कोई तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि राजे महाराजाओं को तो लोग चुनते नहीं थे, इसलिए वो लोगों की सुनते भी नहीं थे। राजा अच्छा आ गया तो समाज अच्छा है, राजा बुरा है तो समाज बुरा है, या समाज का हाल बुरा है। तो उसका हल जो निकला, और वो हमारे देश का नहीं, वो आप 19th सेंचुरी अगर ऑनवर्ड्स देखोगे, 19वीं सदी के बाद का देखोगे, यूरोप देख लो या बाकी का देख लो, तो वो एक आइडिया था, और उस आइडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हम फिलहाल नहीं जाएंगे। तो ये आया कि एक सरकार बने, जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, और उसका एक फिक्स पीरियड तय हो, एक समय तय हो, जिस समय के बाद उसको फिर दोबारा लोगों के पास जाना है, अपना रिपोर्ट कार्ड जिसको हम कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है कि क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, और फिर लोग उनको उनके काम के हिसाब से चुनेंगे। तो संविधान ने जो कहा, चाहे वो फ्रीडम का मसला हो, चाहे वो सिटीजन होने का मसला हो, चाहे वो आपके बोलने की आज़ादी का मसला हो, चाहे बहुत सारे और मुद्दे हों, या समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने का मसला हो, तो एक राजनीतिक ढांचा हमें चाहिए, जिस ढांचे के ज़रिए हम वो लोगों की भलाई के काम कर पाएँ, कुरीतियों को दूर कर पाएँ। तो वो राजनीतिक ढांचा फिर जो चुनी हुई सरकार है लोगों की, वो एक बेस्ट जो तरीका है, वो एक बेस्ट जो वे है, वो हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये आइडिया के तौर पे, थ्योरी के तौर पे तो ठीक है, लेकिन अगर जब हम अपने समाज को 75 साल के बाद देखते हैं, 75 ईयर्स के बाद देखते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी आई, लोकतंत्र चाहे वो इलेक्शन के तौर पे आया हो, वो मतलब हर बार MLA या MP संविधान की शब्द भी लेते हैं और कहते हैं कि हम इसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन बहुत सारी कुरीतियाँ फिर भी मौजूद रहीं और आज भी हैं। तो फिर हम उस सियासत को और जाति के सवाल को फिर हम कैसे देखें? क्योंकि काम तो यही था कि जाति प्रथा, हालांकि संविधान ये कहता नहीं है कि जाति प्रथा ख़त्म करना है, लेकिन
मतलब उसको कम तो करना ही है, और जो संसाधनों की बांट है उसको थोड़ा सा ठीक करना है, तो ये हो क्यों नहीं पाया। इसलिए मुझे लगता है कि हमने 1950 के बाद जिस तरीके की राजनीति की, क्या वो राजनीति जाति को ख़त्म करने की राजनीति थी, या जाति को कोई एक नया रूप दे देने की राजनीति थी, या जो सवाल पछड़ों के रहे या जो सवाल दलितों के रहे, क्या इस राजनीति ने वो सवाल उठाए, अगर उठाए तो किस ढंग से उठाए, अगर क्या वो बहुत सिंसियर थे, सुहृद थे इन सब सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब हमने 1952 में इलेक्शन शुरू किया तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ और एक बड़ा नुकसान हुआ। फ़ायदा उसका ये हुआ कि लोगों को ये समझ में आने लगा, जब हम लोगों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान समूहों में बटा हुआ है, अब जाति की बात करते हैं तो जाति समूहों में बटा हुआ है, धार्मिक समूहों में बटा हुआ है, जाति समूहों में बटा हुआ है। तो जब हम लोगों की बात करते हैं तो बस जाति समूहों की सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जाति समूहों को ये पहली बार लगने लगा कि कोई सरकार बन रही है जिस सरकार से हमें कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, अगर हम इनको चुन के या हम इन्हें वोट डालें तो ये हमारा कुछ फ़ायदा करेंगी, हो सकता है हमें गरीबी से निकालेंगी। वो वायदे तब भी होते थे, वो वायदे आज भी होते हैं। तो इस राजनीति ने जब पॉलिटिशियन उनके पास जाना शुरू हुआ तो उसने उनको राजनीतिक तौर पे चेतन करना शुरू किया, क्या अभी वो सरकार आ रही है जो आपकी सरकार है, जो आपके हितों के काम करेगी, आप हमें समस्याएं बताइए, क्योंकि उनको वोट लेना है और वोट उनको समूह के तौर पे लेना है। अब लेकिन उसको दिक्कत ये आई कि जब वो अप्रोच कर रहे हैं किसी को भी, वो जाति समूह के तौर पे अप्रोच कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल के तौर पे अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उनको एक बड़े जाति समूह का वोट चाहिए। उस हिसाब से हुआ ये कि एक तरफ जाति की जो चेतना है उसका उभार तो हुआ, उसके उभार के साथ साथ जाति का जो नाश होना था, जिसको हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, उसकी तरफ हम नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं वोट लेने का जो आधार रहा वो जाति का आधार बड़ा रहा। हमने कहना हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहना हो, उन्होंने बड़े बड़े समूह आइडेंटिफाई किए कि किस समूह से किस तरीके से बात करें तो उससे वोट हासिल किया जा सकता है, या किस समूह से किससे बात करें तो उससे उस तरीके की वोट हासिल की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि जिस राजनीति को ये धीरे धीरे काम करना था कि जाति का उन्मूलन करती, जाति की समस्याओं को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल पे वो आते, उन्होंने वोट ही उसके आधार पे मांगना शुरू किया। और सबसे पहला इसीलिए मुझे लगता है कि हम अगर इस राजनीति को देखें जो हिंदुस्तान की 1952 के बाद की राजनीति है, तो उसको अगर जाति के हिसाब से देखें तो जो पहले के हमारे 1970 तक का जो या 60s तक का जो समय है, उसमें ज़्यादातर जो अगर हम जिसके पास सत्ता है वो ज़्यादातर अपर कास्ट हिंदू है, ज़्यादातर अर्बन है और एलीट है, एजुकेटेड भी है एक सेंस में। उसका जाति पे एक कंट्रोल है, उसका रिसोर्सेज पे भी कंट्रोल है, उसका जाति पे भी कंट्रोल है, या उसका सत्ता पे भी कंट्रोल है। ये थोड़ा चेंज होना शुरू होता है तब जब खेतरी पार्टियां बननी शुरू होती हैं। अब देखिए, खेतरी पार्टियां एक तौर पे राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन अगर उसका आप सामाजिक आधार देखेंगे तो वो फिर गांव है, ज़्यादातर गांव है, और गांव में भी वो सेक्शन है जिसके पास लैंड है, रिसोर्स है। और रिसोर्स, अब जब एग्रीकल्चर में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ तो उसमें से एक रिच पीजेंट की सेंस में जब चीज़ें बननी शुरू हुई तो वो राजनीति में अपने आप को देखना शुरू करता है, तो राजनीतिक पार्टियां बनाना वो शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ वो सत्ता को हासिल करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ वो अब क्योंकि उसके पास एक रिसोर्स है और रिसोर्स के ज़रिए एक उसको क्या कहते हैं कि उसके पास थोड़ा रिचनेस है, थोड़ा पैसा है, और वो फिर सत्ता में आपकी जो अपनी जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उसकी स्ट्रगल पे वो लगता है, और वो एक आइडिया नया निकालता है जिसको हम कहते हैं धरती पुत्र, सन ऑफ द सॉइल। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग है
अब सन ऑफ द सॉइल दो चीज़ें आपको या तीन चीज़ें आपको बहुत सिग्निफिकेंटली बताता है। एक, पॉलिटिक्स का एक शिफ्ट है, शिफ्ट अर्बन टू रूरल है, क्योंकि जो सॉइल का मसला है, जो ज़मीन का मसला है, वो रूरल का मसला है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सन है, वो डॉटर नहीं है। तो एक पैट्रियार्की का सवाल सीधा सीधा सामने खड़ा है। तीसरा ये कि ये वो जातियां हैं या ये वो जाति समूह हैं जिनके पास लैंड है, जिनको हम आज की सेंस में ओबीसी कह देते हैं, या किसी खैर हमारे यहाँ अभी ओबीसी का नहीं है तो वो तो जट सिख तो अपर कास्ट के तौर पे ही आते हैं, लेकिन अब यादव ले लीजिए, अब कुर्मी ले लीजिए, या बाकी का जो सेक्शन है जो लैंड होल्डिंग है। अब आप उसको अगर देखेंगे तो आप अगर उसको पार्टियों के हिसाब से देखेंगे तो आपको वो रीजनल पार्टियां दिखेंगी। अगर आप उसको रिसोर्स के हिसाब से देखेंगे तब आप उसको लैंडेड पीजेंट दिखेंगे। अगर आप उसको जाति के हिसाब से देखेंगे तब आप उसको ओबीसी के तौर पे या जो पछड़ा वर्ग का एक बड़ा सेक्शन है उसके हिसाब से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दूसरा जो चरण है पॉलिटिक्स का, इसमें भी जाति कायम है, इसमें भी आपको जाति से बाहर आप राजनीति नहीं देख सकते। उसके बाद बहुत सारा जो डेवलपमेंट है पॉलिटिक्स का वो भी साथ ही साथ शेप ले रहा है। जो दलित जातियां हैं उनमें एक चेतना का जो उभार है वो भी लगातार फिर आने लगता है, और उसका एक बड़ा कारण ये है कि रिजर्वेशन मिलने के बाद एक दलितों का एक सेक्शन जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से या जो हम उसको क्या कहें काम को लेके जो वो आज़ाद हुआ, वो एक मतलब फिर वो अपने रोजगार के लिए डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है। जब वो बाहर आया तब उसमें एक समय की और एक लेवल की चेतना आई, और फिर वो सवाल पूछ रहा है अपनी ही राजनीति से कि यार ये हमारे सवाल कहाँ हैं। फिर 60 साल हो गए या 50 साल हो गए, लेकिन जो दलित वर्ग है ना तो वो उसके पास कुछ संसाधन आए, ना ही उसके पास लैंड आया, और ना ही उसकी राजनीति में अभी कोई पैठ बनी है या उसको कोई पूछ रहा है। तो सवाल ये आया कि फिर क्या किया जाए। तो उसका जवाब यही था कि फिर राजनीति में राजनीतिक पार्टियां बना के उसमें आया जाए, राजनीति में आया जाए। अब अभी हम बात कर रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियां जो इलेक्शन लड़ती हैं, अभी हम उस पर नहीं आए जो सोशल मूवमेंट्स के फॉर्म में आई। उनका दोनों का एक अपना रिश्ता है। राजनीतिक पार्टियों के बाद थोड़ा बात हम उस पर करेंगे। तो एक फिर बड़ा उभार है जिसमें हम बीएसपी के राइज को देख सकते हैं, हम कांशीराम के राइज को देख सकते हैं। तो वो जो उभार है वो उभार फिर आपको जो निम्न जातियां जो हैं उनमें फिर आपको दिखता है। और उसका अगर आप पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी के हिसाब से देखें तो आपको फिर यूपी जो उत्तर प्रदेश है वो आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिखता है, जिसमें बीएसपी का राइज है और वो सरकारें भी बनाती हैं। ये एक समय है जब जब राजनीति में जाति के सवाल पे बात हो रही है, जब ये कहा जा रहा है कि हमें उस तरीके की राजनीति करनी है या उस तरीके की राजनीतिक पार्टियां बनानी हैं जो जाति के सवाल को उभार सकें, जो निम्न जातियां हैं उनका सवाल वो या उनके मुद्दों को वो उठा सकें या उनके मुद्दों को वो हल कर पाएं। उसके साथ साथ एक बड़ा मूवमेंट है जो चल रहा है, जिस पे अगर हम स्ट्रगल्स के सेंस में बात करें तो या वो जाति की पहचान का स्ट्रगल है या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स या जो गांव का खेत मजदूर है, क्योंकि खेत मजदूर भी ज़्यादातर निम्न जाति या दलित सेक्शन से आता है, एक उसका सवाल है। तो ये जो स्ट्रगल्स भी हैं, ये स्ट्रगल्स भी दोनों साथ साथ चल रही हैं। और जो पॉलिटिक्स है आपका जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो भी साथ साथ शेप ले रहा है। तो मुझे लगता है कि एक जो बड़ा जो बदलाव आया, या ये कह लीजिए कि राजनीति या चुनाव की राजनीति ने जो थोड़ा बहुत अच्छा किया, वो जाति की चेतना का बड़ा सवाल आया। लेकिन जो वो जो नहीं कर पाया वो ये था कि वो जो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट थे उन सवालों को वो छू नहीं पाया, या उन सवालों पे उसने काम किया नहीं या बात की नहीं। अब उसके कारण बहुत से हो सकते हैं।
उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण तो यही रहा कि अगर हम अपनी राजनीति को देखें तो वो चाहे 52 की हो, चाहे 2019 की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो। अगर हम पंजाब की आज की बात भी करें तो 2017 का अगर हम पिछला इलेक्शन ले लें तो लगभग जो 95 117 में से 95 जो एमएलए हैं वो करोड़पति हैं। ये अराउंड 87%, 81% बन जाता है। 2022 में भी अगर हम देखें तो 87, अराउंड 74% जो हैं वो बड़े हैं, वो करोड़पति हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है कि हम 52 से लेके हमारी राजनीति को करना तो इससे उल्टा था। हमारी राजनीति को जो गरीब था उसको पार्लियामेंट में लेके आना था, या हमारी राजनीति को जो गरीब था उसको विधानसभा में लेके आना था। हो गया उल्टा। अब इस रिवर्स को हम कैसे समझें, और इस रिवर्स में उस जाति के सवाल को हम कैसे समझें? मुझे लगता है कि हुआ ये कि एक धीरे धीरे, या धीरे क्या, वो 52 में भी आपको दिखता है, आपको एक अलायंस दिखता है। जो रिच है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, जब हम रिच कहते हैं तो हम जाति के हिसाब से भी उसको अपर के तौर पे या डोमिनेंट के तौर पे देखते हैं। उसने एक जो सत्ता पे काबज होने का उसका जो लालच रहा, क्योंकि सत्ता पे काबज होने के बाद ही वो जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उस पे वो काबज रह पाएगा। क्योंकि अब तो डेमोक्रेटिक स्टेट है या जनता की चुनी हुई सरकार है, तो जो भी बिल पास होगा या जो भी कानून बनेगा, चाहे किसी भी तरीके का कानून बने, वो विधानसभा में बनेगा या वो बनेगा लोकसभा में। तो विधानसभा में या लोकसभा में उनका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके के कानून बनेंगे, जिस तरीके का विधान बनेगा, वो आने वाले समय को डिसाइड करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि वो चाहे वो चुनाव की राजनीति में आया, लेकिन उसने उस चुनाव की राजनीति को भी पैसे और बाहुबल से अपनी तरफ मोड़ लिया। उसने चुनाव में वो मुद्दे तो उठाए, उसने चुनाव में दलितों के या पछड़ों के मुद्दे तो उठाए, लेकिन उसके मुद्दे उठाने का जो बड़ा मकसद रहा, वो मकसद रहा वोट हासिल करने का। उसने उस वोट हासिल करने के दौरान उसको चेतन तो किया, उसकी कॉन्शियसनेस को तो बढ़ाया, लेकिन वो कॉन्शियसनेस जाति के तौर पे तो बढ़ाई, लेकिन वो जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला रहा, जो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला रहा, वो ना तो उसकी मंशा थी, ना ही वो उसने होने दी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप हमारी पार्लियामेंट को देखें या हमारी विधानसभा को देखें तो रिच, लैंडेड, बड़े जो जिम्मेदार कह लीजिए, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, अब वो कह लीजिए, या जो शहरी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका कब्जा लगातार बना रहा। और पिछले समय में अगर आप देखें तो उसका कब्जा राजनीति में और भी बढ़ा। चाहे वो आज का दौर हो जिसमें आप आजकल तो बात ही चल रही है, और मतलब ये पिछले 2 सालों में तो बात और भी उभर के सामने आई कि इस देश को 4 ही लोग चलाते हैं। 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े और 2 राजनीतिक हैं। उसमें एक प्रधानमंत्री हैं और एक गृह मंत्री हैं, और एक अदानी और एक अंबानी हैं, और दोनों ही पुरुष हैं। तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट ने जो उल्टा काम करना था, कि रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों की बांट का काम करना था, उसने उन सबको वो काम करने की बजाय जिनके पास संसाधन ज़्यादा आते गए, वो पार्लियामेंट पे चुनाव के ज़रिए अपना कब्जा जमाता रहा। चाहे वो इलेक्शन के ज़रिए ही आया हो, वो मुद्दों को उठाता तो रहा, लेकिन उसने उस मुद्दों को हल नहीं किया। क्योंकि अगर वो हल करने की तरफ जाता तो फिर उसका जो अपना जो ढांचा खड़ा किया हुआ है, जिसमें से उसको संसाधनों को कब्जे में रखना है, वो टूटता। इसलिए मुझे लगता है कि उसने इलेक्शंस को, डेमोक्रेसी को इस तरीके से यूज़ किया। उसको इलेक्शन एक
जरिया मिला जिस जरिए से वो पार्लियामेंट तक पहुंच के उस तरीके के कानून बना सकता जो कानून फिर उसके संसाधनों पे कब्जे को ना ही बरकरार रखते, उसको और ताकत देते, उसको और सुदृढ़ करते। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको इलेक्शन को हटा के कोई और सिस्टम लाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने इलेक्शन को, जिसको हम मैनेज करना कहते हैं, उसने इलेक्शन को बड़े ढंग से मैनेज किया। और आज की अगर हम बात करें तो सारा मीडिया को लेके और तमाम सारी चीज़ों को लेके वो मैनेज कर पाया। इसलिए बावजूद इसके कि जाति का सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहा है, आज भी है, वो इससे इनकार करता है। इसलिए वो जो दलितों के मुद्दे हैं वो मुद्दों को उभारने का ढोंग तो करता है, लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो तक में उसकी बात करने और प्रचार में अपने भाषणों में बात करने से भी कतराता है। मैं आपको इसकी अगर एग्जांपल दूं, आम आदमी पार्टी जब पंजाब में अभी चुनाव लड़ने वाली थी, तब उन्होंने कहा कि हमारा एक जो डिप्टी सीएम होगा वो दलित वर्ग से होगा, वो दलित जाति से होगा। अब तो उनको वोट चाहिए होगा, इसलिए कहा होगा कहीं। अब 92 हैं तो उनको लगा कि अब तो बड़ा हमारे पास मैंडेट है, तो फिर वो बात भी भूल गए। तो भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होगा या नहीं होगा, आपने इसका जिक्र भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि किसी मीडिया वाले ने या अखबार वालों ने या किसी और ने भी शायद ये सवाल ही ना पूछा हो कि आपने तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का भी वादा किया था, तो उस वादे का क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि वादे जो हैं वो इस तरीके से फिर आप लोगों से करते हैं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक आपको दिखता है, 33% एक पॉपुलेशन है। लेकिन अब 33% पॉपुलेशन ने आपको 92 दे दिए हों या बाकियों ने मिलकर 92 दे दिए हों, तो फिर आपको उस पर बात करने की भी ज़रूरत है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप उन मुद्दों को बहुत सीरियस ढंग से उठाने लगेंगे तो आपकी पार्लियामेंट, आपकी विधानसभा का नेचर बदल जाएगा और सत्ता का जो गढ़ है वो शिफ्ट होना शुरू होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप स्पेसिफिक मुद्दों पे आएँ, अगर आप मुद्दों की बात करें, आज भी अगर संगरूर की बात करें, संगरूर में तो लोकसभा इलेक्शन बाईपोल है, क्योंकि वहाँ से भगवंत मान एमपी थे, अब वो चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, तो वो सीट खाली हो गई है, तो अब उस पर बाई इलेक्शन है। पिछले हफ्ते ही तीन संगठनों ने कह लीजिए, या बहुत सारे संगठनों ने, उनमें से एक बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और बाकी के लेबर यूनियंस के संगठन हैं, उन्होंने लगातार 2 दिन संगरूर में प्रोटेस्ट किया और लगभग 10,000 से ज़्यादा जो गांव का दलित है, खास करके जो लेबर करता है, वो वहाँ पे आया। और अब वो जिमनी चोन भी है, बाई इलेक्शन भी है। अब आप किसी के इलेक्शन कैंपेन को उठा के देख लीजिए, ये बात नहीं हो रही होगी। और उन्होंने जो मुद्दे, जो बहुत 2 स्पेसिफिक मुद्दे जो उठाए, 3 भी आप कह सकते हो, लेकिन 2 तो बहुत स्पेसिफिक हैं। वो एक ये है कि अब धान की बुआई होने वाली है, राइस कल्टीवेशन या पैडी ट्रांसप्लांटेशन का समय है, तो उन्होंने कहा कि पर एकड़, 1 एकड़ के हिसाब से हमें 6,000 रुपये मिलना चाहिए, और हमारी जो रोज़मर्रा की दिहाड़ी है वो 700 रुपया होनी चाहिए। इससे कम हमारा अब गुजारा नहीं चलता। अब ये चीफ मिनिस्टर की कोठी के, जो चीफ मिनिस्टर का घर है, उसके सामने 2 बड़ी प्रोटेस्ट हुई। एक बीएसपी ने प्रोटेस्ट की और एक 4-5 जो अपना लेबर यूनियंस हैं, एग्रीकल्चर लेबर यूनियंस हैं, खेत मजदूर यूनियन जो हैं, संगठन जो हैं, उन्होंने मिलके किया। तो ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं होगा कि ये 2 जो डिमांड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड हैं और बहुत इमीडिएट डिमांड हैं, दोनों की हैं। और ये सीज़न है, अब जुलाई तक से ये सीज़न चलेगा, उसके बाद इन डिमांड का कोई ज़्यादा महत्व जो है वो रह नहीं जाता। लेकिन अगर आप उनके भाषण सुन लेंगे तो उनके भाषणों में आपको ये बात नहीं दिखेगी। और इसमें और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएसपी के साथ अकाली दल का अलायंस है।
अकाली दल ये बात नहीं कह रहा है। अकाली दल अपना कैंपेन पे है, बीएसपी अपने कैंपेन पे है। आप कांग्रेस की बात सुन लीजिए, उसमें भी आपको ये बात नहीं दिखेगी। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखेंगे, उसमें आपको ये दो जो डिमांड हैं, इन दो डिमांड पे आपको किसी का कुछ भी ध्यान गया हो, ये आपको नहीं लगता। लेकिन उसी शहर में पिछले हफ्ते 10,000 से ज़्यादा अलग अलग गांव से मजदूर आया, ये दो डिमांड लेके। अब डिमांड तो है, सत्ता से ही डिमांड है, और वो बोल भी रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया, आप चीफ मिनिस्टर बने, हमारी वोट से आप चीफ मिनिस्टर बने, अब हमारी बात नहीं सुन रहे हो, आप बाकी सबसे तो मिलते हो, आपने शराब का रेट भी कम कर दिया, आपने ये भी कम कर दिया, आपने ये कंपनसेशन देने का काम भी कर दिया, लेकिन आपके पास तो हमारे लिए मिलने का टाइम तक नहीं है। तो तब तो आप हमारे घरों में भी आते थे, अब तो आप हमें टाइम भी नहीं देते हो। तो पता तो है, ऐसा नहीं है नहीं पता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इन सबको वो सीरियसली सुनने लगेंगे तो जो सत्ता का उनका ग्राउंड है वो उसके ध्वस्त होने की चिंता है। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हमारी राजनीतिक पार्टियां या जो जिस आधार पे वो खड़ी हैं, जो वोट बैंक और जो पैसा उनको चाहिए, जब तक वो आधार उनका कोई और नहीं बनेगा तब तक वो मुद्दे तो आएंगे, लेकिन वो मुद्दे चुनावी रहेंगे। उसके बाद वो चुनाव बीत जाएगा, मुद्दे वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। उसका एक मतलब इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इस दौरान के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी ये सभी पार्टियों ने ये बात की कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलितों को बनाएंगे। कांग्रेस ने तो ये भी कहा कि हमने तो चीफ मिनिस्टर बना ही दिया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने इतनी हिम्मत की है कि वो किसी गरीब को, मतलब ये भी अजीब है कि आप क्योंकि पंजाब की राजनीति में दलित कहना थोड़ा मुश्किल है, तो आप गरीब कह देते हो, सेंस हो जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो गरीब को बनाया है, तो इसलिए हमें आप वोट करें, इसलिए हमें आपका साथ चाहिए। हमने तो वो कर दिखाया, बाकी पार्टियां तो बात ही कह रही हैं। लेकिन ये जो 3 मुद्दे हैं, मतलब ये तो मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के जो उनके मुद्दे हैं, मतलब उनका जो संघर्ष मनरेगा को लेके चलता है, उनका संघर्ष जो रेजिडेंशियल या जो घर के प्लॉट को लेके चलता है, उनका संघर्ष जो शिक्षा को लेके चलता है, उनका संघर्ष जो बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको लेके चलता है, उनका संघर्ष जो पंचायती ज़मीन में 1/3 उनका रिज़र्व है उसकी ऑक्शन को, बोली को लेके जो चलता है, और उनका ये संघर्ष के हमें एक डिग्निफाइड, एक रिस्पेक्टेबल, एक आदर की ज़िंदगी जीनी है, उसके लिए हमें रोज़गार चाहिए, ठीक रोज़गार चाहिए, और हमारा जो मिनिमम वेज है वो बढ़ना चाहिए। वो सारे मुद्दे जो हैं, वो सारे मुद्दे पॉलिसी के लेवल पे गायब हो जाते हैं, या ये कहिए कि वो सारे मुद्दे आपके चुनाव का जो मैनिफेस्टो है, आपके चुनाव के मैनिफेस्टो में भी वो नहीं आते हैं, लेकिन आपको वोट ज़रूर चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना उस तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उन सारे मुद्दों को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाएंगे तो हो सकता है फिर आप इलेक्शन शायद ना जीत पाओ, या हो सकता है फिर आपको इलेक्शन शायद इलेक्शन के बजाय या इलेक्शन के साथ साथ बहुत सारी और मूवमेंट्स को खड़ा करना पड़े, जो फिर इसी सत्ता को सवाल करे, जो सत्ता आपको यहाँ तक पहुँचाती है। फिर आपको गांव के लेवल पे जिसके पास आप वोट मांगने जाते हो, जिसके रिसोर्स आप यूज़ करके इलेक्शन लड़ते हो, फिर आपको उसका साथ भी छोड़ना पड़े। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसका मतलब ये है कि जो सारी की सारी सत्ता जो केंद्रित रहती है कि हमें संसाधनों को कुछ हाथों में देना है और बहुत से हाथों से छीन के किसी को देना है, वो फिर आपके
मतलब उस सारी सत्ता पे आपका फिर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता है, अगर आप इन सारे मुद्दों को बहुत गंभीरता से सीरियसली लेके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक लेवल पे तो पॉलिटिक्स ने ये काम किया कि आज जो दलित है या जो गरीब है या जो दोनों हैं, वो गरीब भी और दलित भी है, ये वो सवाल ये पूछने लगा है कि आपने हमसे वोट तो ये कह के मांगा था, पर आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि 3 महीने ही हुए हैं, तो हमें और समय चाहिए। आपने इतनी नीतियां बनाई हैं, आपने बाकी सबके काम पे ध्यान दिया होगा, इन्हीं 3 महीनों में दिया होगा, लेकिन हमारा आपको एक ख्याल भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इस राजनीति ने ये तो एक काम किया कि वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना का उभार आपको दिखता है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा ये कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपको रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है, फिर हो सकता है राजनीति किसी और सियासत किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम सियासत की बात करते हैं, जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ एक बड़ा वो उसको क्या कहें कि बहुत नेगेटिव रूप में हम पॉलिटिक्स को देखते हैं। मुझे लगता है कि समाज को सुधारने और समाज को बेहतर बनाने का जो भी प्रयत्न होता है वो सियासत ही होती है। एक ये सवाल हमारा बार बार आता है कि क्या जाति जो है क्या वो गांव में ही है या उसका शहरों के साथ भी कोई रिश्ता है या नहीं है, या जाति सिर्फ ज़मीन का सवाल है, या आप शहरों में जब आप देखेंगे तो जाति को किस तरीके से देखेंगे, या शहरों का जो शहरों की जो आर्थिकता है, जो इकोनॉमी है, जो रिसोर्स है, या संसाधन है, उसके साथ जाति का क्या रिश्ता है। मुझे लगता है कि ये सवाल गांव का सिर्फ नहीं है। आपको ये लगता है, ये लग सकता है या है भी, कि गांव में थोड़ा आपको मुखर रूप से विजिबल फॉर्म में आपको दिखती है, लेकिन अगर आप शहर को भी देखें, या अगर आप मतलब गांव को आप 2 तरीके से देखते हैं। एक तो आप इस तरीके से देखते हैं कि अलग अलग जो अभी भी घर हैं, उनके घर अलग हैं और इनके घर अलग हैं। तो अगर आप शहर को भी देखेंगे तो शहर का जो एक बड़ा तबका है, जिसको हम स्वीपर्स के तौर पे कह लें या जो स्कवेंजर्स का काम करते हैं, उनका भी अलग है। उनका भी वो आपको शहर के एक कोने में आपको दिखेंगे। तो जो सेग्रीगेशन है वो आपको काम के हिसाब से शहर में भी दिखती है। एक तो मसला ये बड़ा है। दूसरा सवाल ये है कि आप शहर को जब आप देखेंगे, शहर कोई प्रोडक्शन तो करता नहीं। शहर जो सामान प्रोड्यूस होता है उसको बेचता है, या फिर इंडस्ट्री है। अगर हम शहर के बाज़ार को देखें और शहर के बाज़ार की दुकानों को देखें, और दुकानों पे कौन बैठते हैं, किन की हैं, अगर हम उनको देखना शुरू करेंगे, आपको जाति सीधी सीधी समझ आ जाएगी। जितनी आड़त की दुकानें हैं, वो आड़त की दुकानें आपको शायद कोई दलित और जो छोटा निम्न जो ज़मीन और किसान वाला है, आपको उसकी नहीं देखेंगी। वो आपको आड़त की दुकान जो हैं, वो ज़्यादातर जो अपर कास्ट हैं, आपको उनकी दिखती हैं। आप शहर की बहुत सारी दुकानें ले लीजिए, आप गोल्ड की दुकानें ले लें, वो एक आपको जाति, एक ख़ास जाति का काम वो होता है। या अगर आप थोड़ा और मेट्रोपॉलिटन में चले जाएं, दिल्ली या कहीं और चले जाएं, या आप थोड़ा मीडिया की सेंस में अगर देखें, तो जितने मीडिया हाउसेस हैं और जितने मीडिया हाउसेस के जो ओन करते हैं, जो जिनकी उन पे मालिकी है, वो सारा का सारा आपको अपर कास्ट दिखता है। उसमें से दलित आपको एंकर के तौर पे कहीं दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के तौर पे आपको कहीं नहीं दिखता। तो वो आपको कास्ट उस तरीके से वहाँ दिखती है। आप इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री का और कास्ट का एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से इंडस्ट्री डेवलप हुई, वो इंडस्ट्री यूरोप के हिसाब से डेवलप नहीं हुई कि आप नीचे से उठे और आपने इंडस्ट्री लगा ली। हमारा जो रिश्ता अंग्रेज़ों के साथ रहा, उससे एक इंडस्ट्री का उभार होता है, और अंग्रेज़ों के साथ वही काम कर पाया ट्रेड के सेंस में, व्यापार के सेंस में, जो तब व्यापारी था। और तब व्यापारी का मतलब है वो तब अपर कास्ट था। उसने धीरे धीरे करते करते इंडस्ट्री लगाई, चाहे वो
आज के सेंस में हम अडानी और अंबानी की सेंस में जो है वो बात करते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपको इंडस्ट्री में भी कास्ट बहुत मुखर रूप से आपको दिखती है। अब किसी भी प्रोफेशनल जो काम है, चाहे वो डॉक्टरी का काम हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर आईटी सेक्टर में जिस तरीके का काम हो, अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आपको अगर एमबीबीएस करना है तो आपको लाखों रुपए चाहिए। आपकी फ़ीस तो बात का मसला रहता है, लेकिन आपने जब वो तैयारी करनी है, जो डॉक्टरी बनने की तैयारी करनी है, उसके लिए आपको जो पैसे चाहिए, तो आप जब तक आपके पास रिसोर्स नहीं है तब तक आप वो काम भी नहीं कर पाओगे। तो उस रिसोर्स, फिर वो रिसोर्स कहाँ से आएगा? अगर आप अपने शहर में अगर देखेंगे तो डॉक्टरों के जो सरनेम हैं वो अगर देखना शुरू कर दें तो आपको कास्ट उससे समझ आ जाएगी कि कौन कौन किस किस तरीके, किस किस कास्ट बैकग्राउंड से और किस फैमिली बैकग्राउंड से और कितनी जनरेशन से वो हो सकता है डॉक्टर हों। उसी तरीके से अगर आप जजों को देखेंगे, आप जुडिशरी को देख लीजिए, तब आपको एक कास्ट दिखेगी। आपको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप उसमें से आप दलित ढूंढेंगे तो आप अगर वो आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और यही मसला महिलाओं का भी है, उसमें हम अगर फ़िलहाल ना भी जाएं। अगर आप आईटी सेक्टर को देखें, जिसमें हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के दौर में तो रिजर्वेशन नहीं होती है और वो सिर्फ और सिर्फ जिसको हम कहते हैं मेरिट के बेसिस पे होती है, तो हमारे यहाँ हमें पता है कि मेरिट किस तरीके से बनती है। और रिसोर्स, आप अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ना है तो आपको बढ़िया रिसोर्स चाहिए। आपको इंग्लिश आनी है तो आपको बढ़िया रिसोर्स चाहिए, क्योंकि आपको बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है। आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो आपको फिर रिसोर्स चाहिए। और रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और कास्ट का एक सीधा सीधा आपस में रिश्ता है। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपके शहर का बाज़ार हो, उसमें अगर आप कास्ट देखना चाहें तो आपको सीधे सीधे कास्ट दिख जाएगी। रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स का एक्यूमुलेशन जिसको हम कहते हैं, रिसोर्स कुछ हाथों में आना आपको दिख जाएगा। दूसरा जो सवाल जो है वो कि जो मुद्दे हैं, ख़ास करके जो ग्रामीण जो दलित मजदूर है, उसके मुद्दे जो हैं, जो सरकार बात करने से भी कतराती है, उस पर कानून लाना तो बहुत दूर की बात है। अगर कानून आता भी है तो उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है या नहीं हो पाता है। देखिए, वो 3-4 बहुत स्पेसिफिकली मुद्दे हैं, और उसमें अब ताज्जुब कह लीजिए या त्रासदी कह लीजिए। अगर आप पंजाब में दलितों के उभार को भी देखेंगे और ज़मीन के सवाल को उठाते हुए देखेंगे तो आपको मालवा जो है वो ज़्यादा दिखता है। दोआबा में आपको किसी और तरीके के सवाल दिखते हैं, और माझा किस तरीके से, और फवाद का जो इलाका है वो किस तरीके से, और उसका जो गरीब दलित है वो किस तरीके से अपनी बात को रख रहा है, वो और भी समझने की बात है, क्योंकि वो अभी मुखर नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम मालवा पे फोकस करके बात करें तो उनका 3-4 जो बहुत स्पेसिफिक मुद्दे रहे हैं और आज भी हैं। एक तो उनका मुद्दा ये है कि जो पंचायती ज़मीन जो है, जो हर साल बोली पे होती है, उसका 1/3 1/3 कानूनी तौर पे रिज़र्व है, वो दलितों को देना है। वो 61 में 1961 में एक कानून बना, पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट। तो जो कॉमन लैंड को, जब पंचायती ज़मीन को रेगुलेट करने का, उसकी देखभाल करने का कानून बना, तो उसमें उन्होंने 64 में जब उनके नियमावली बनी, रूल्स बने, तो उनमें एक प्रोविज़न दिया कि 1/3 जो है, 1/3 जो है वो दलितों के लिए रिजर्व होगा। अब वो कानून तो 64 का बना हुआ है, लेकिन स्ट्रगल जो है वो आपको पिछले 10 सालों से दिखती है। इसका मतलब ये है कि कानून तो बन गया, लेकिन ना ही जो बीडीपीओ है या जो पंचायत ऑफिसर्स हैं, ना ही उन्होंने उस कानून को लागू किया, ना ही स्टेट की पुलिस ने उस कानून को लागू किया, ना ही सरपंच ने उस कानून को लागू किया। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि सरपंच हो गया, सरपंच तो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड बॉडी है,
और बाकी के सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनका एक आपस का साठ-गांठ है कि आप जो कानूनी हक भी है उससे भी आप एक बड़े सेक्शन को महरूम रखेंगे। तो उसकी एक लगातार लड़ाई है कि हर साल जो ये जो बोली होती है ये फेयर हो, ठीक ढंग से हो और ये दलितों को मिलनी चाहिए। दूसरा उनका जो बड़ा समस्या है वो है रहने के घर का। अब परिवार बड़े हो रहे हैं तो जो रहने की जो घर हैं वो छोटे पड़ रहे हैं। उनके पास उतना पैसा है नहीं कि वो ज़मीन खरीद के वो मकान डाल सकें। तो ये भी एक कानूनी अधिकार है उनका कि अगर पंचायत चाहे तो पंचायती ज़मीन से प्लॉट काट के वो उनको घर बनाने के लिए दे सकती है। तो दूसरा स्ट्रगल बड़ा ये है कि वो खुद खरीदने की क्षमता तो नहीं रखते, तो अगर पंचायत वो प्लाट काट के दे दे तो उन पे वो अपना घर बनाने की पॉसिबिलिटी या संभावनाएं हो सकती हैं। तो दूसरा उनका बड़ा डिमांड जो है वो ये रहता है कि भाई जो हमारा रहने की समस्या है उस समस्या को ठीक किया जाए, हल किया जाए। तीसरा दरअसल जो उनका बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि क्योंकि जो नई जनरेशन है वो आजकल स्कूलों में पढ़ने के लिए, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए लगातार जा रही है, क्योंकि उनको अब एजुकेशन एक बड़ा ज़रिया लग रहा है कि जिस तरीके से अपने आप को वो इस सारी पीड़ा से बाहर निकाल पाएंगे। तो वहाँ पे फिर वही दिक्कत है कि पैसे की कमी की वजह से वो ना तो अच्छे स्कूलों में एडमिशन ले पाते हैं या कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं। तो उनका ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो स्कॉलरशिप्स लगातार उनके लिए सरकार अनाउंस करती है तो वो लगातार उनको मिलनी चाहिए और उनका पैसा जो कॉलेजेस हैं उनमें डलना चाहिए सो दैट दे विल बी एबल टू, मतलब वो एजुकेशन अपनी जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। चौथा मसला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि गांव-गांव में जब ये किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो वेजेस को लेके हो, चाहे वो धान की बुआई को लेके हो, जब भी दलित सेक्शन अपने मेहनताने को बढ़ाने की बात करता है तो एक बड़ा सेक्शन सोशल बायकॉट की कॉल देता है, सामाजिक बायकॉट की कॉल देता है। सामाजिक बायकॉट कहीं पे बहुत सफल इन द सेंस कि ज़्यादा उनको दबाने वाला भी हो सकता है, कहीं पे वो उस तरीके से लागू भी नहीं हो सकता। उनका एक बड़ा सवाल ये है कि हमारे कानून में या हमारे यहाँ एक एक्ट है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के ख़िलाफ़ जो हिंसा है या जो एट्रोसिटी होती है, जो शोषण होता है, उसको लेके एक कानून बना हुआ है, वो अपराध है। तो उनका ये कहना है कि ये जो सोशल बायकॉट होते हैं और पब्लिकली होते हैं और रिटर्न में होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो उनके खिलाफ भी आप वो SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं वो लगाएं और उनको आप गिरफ्तार करें। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे जब आप गाँव के लेवल पे देखते हो तो ये सारे मुद्दे आपको गाँव के लेवल पे दिखते हैं। जब आप शहर के लेवल पे आते हो तो एक बड़ा मुद्दा है, जो मुद्दा हम अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, वो है कि लगातार अगर आप देखें तो मैनुअल स्कवेंजर का एक बड़ा सवाल है। क्या हम अपने सीवरेज को साफ सफाई करने के लिए मशीन का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या अभी भी मनुष्य उस सब में उतरे और अपनी जान को खतरे में डाले और वो उस सारे सीवरेज की सफाई करे, और उसमें आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ये सवाल हमेशा रहता है कि किस तरीके की गैस वहाँ बनेगी और आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जब आप शहर के सेंस में बात करते हैं तो ये एक बड़ा मुद्दे के तौर पे उभरता है कि आप सीवरेज की जो सफाई का मसला है उसको मैकेनाइज करें, और उस मैकेनाइज के दौरान आप जो कम्युनिटी उससे बाहर आएगी उसको आप एक रिस्पेक्टेबल जॉब दें, और उसके साथ साथ जो शहर के सफाई कर्मचारी हैं उनके अपने मसले हैं। उनका एक मसला तो बड़ा ये रहता ही है कि उनको अब तो खैर पहले तो सरकारी नौकरी के तौर पे ही था, अब तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया है।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट से एक तो मसला ये है कि रेगुलर ठीक ठाक जॉब और वो ठीक पे का जॉब मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शहर के लेवल पे आपको वो कास्ट और उसकी स्ट्रगल गांव के स्तर से अलग दिखती है। गांव का सवाल थोड़ा ज़मीन का सवाल भी हो जाता है और थोड़ा उस तरीके का जो सवाल है। शहर का सवाल ज़्यादा आपको वेजिस के या जॉब की सेंस में जो है वो उभरता है। लेकिन इन सब का एक ज़रूर मुझे लगता है कि कॉमन थ्रेड है। वो कॉमन थ्रेड ये है कि सरकार हमें डिग्निफाइड, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जीने के संसाधन जुटा के दे। वो मुझे लगता है वो चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, एक मसला जो सबसे कॉमन है वो सबसे कॉमन यही निकलता है कि यार जिस तरीके के जाति हिंसा को हम झेलते हैं उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम जिस तरीके का काम करते हैं। तो हमें उस काम से निकालो, उस काम से निकालो और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें कोई रिस्पेक्टेबल जॉब भी दो जिससे हम जो हमारी नई पीढ़ियां हैं वो एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ पाएँ और जिस तरीके का जाति उत्पीड़न हमने सहा है उससे वो निकल पाएँ। ये देखने वाला मसला है या ये आने वाला समय इसको तय करेगा कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो ये मूवमेंट्स का दौर जो शुरू हुआ है, जब ये जो कहने लगे हैं कि अब सत्ता की जवाबदेही है, सत्ता मस्ट बी अकाउंटेबल और पावर मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पुअर एंड टू द दलित, ये एक बड़ा कदम है। और ये खैर आने वाला समय बताएगा कि अब ये सत्ता और ये दोनों मूवमेंट्स किस तरीके से काम करेंगी और किस तरीके से समाज जो है वो आगे बढ़ेगा और बदलेगा। थैंक यू।